हेलो फ्रेंड्स, यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। बेसिक कंसेप्ट्स करने के बाद फर्स्ट यूनिट पे मैंने एक लेक्चर पहले दिया है फर्स्ट यूनिट पर। ठीक है, तो उस लेक्चर के बाद आज यूनिट फर्स्ट का सेकंड लेक्चर है और आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा मैटर के बारे में। तो फ्रेंड्स, एक सिंपल सा क्वेश्चन कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा मैटर के बारे में कि मैटर होता क्या है। मैटर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या करता है कि स्पेस कंज्यूम करता है, जिसको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, या जिसका कोई मास होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैटर। ऐसा सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस विच कंज्यूम्स स्पेस विच कंटेन पर्टिकुलर मास, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैटर। ठीक है, जिसको हम टच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, फिर मैटर की बात अपन बात करते हैं। यहां पे मैंने डेफिनेशन को डिस्क्राइब किया है। क्या है डेफिनेशन? विच ऑक्यूपाई स्पेस, हैव सम मास, हैव सम वॉल्यूम, इज कॉल्ड मैटर। तो एक लाइन में अपन डिफाइन कर सकते हैं मैटर को। सिंपल, इसका जो ऑक्यूपाई करता है क्या, स्पेस को, हैविंग सम मास, जिसको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, और जो कि जिसका कुछ वॉल्यूम, उसको अपन क्या बोलेंगे, मैटर। नेक्स्ट वन, मैटर को अपन दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट फिजिकल क्लासिफिकेशन और सेकंड केमिकल क्लासिफिकेशन। वो भी हमने डिस्क्राइब किया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। अब मैटर की डेफिनेशन हो गई, उसको अपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड किया? फर्स्ट फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड केमिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, वो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या मतलब होता है? मैंने आप लोगों को जब डेफिनेशन पढ़ाई थी केमिस्ट्री की, तो उसमें भी मैंने आप लोगों को यही बताया था कि केमिस्ट्री के अंदर हम किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसके बाद उसकी क्या प्रोसेस है, कैसे वो प्रिपेयर होता है, और यूजेस। तो इसी सिमिलरली मैटर की अपने डेफिनेशन पढ़ी, उसका क्लासिफिकेशन किया फिजिकल और केमिकल में। फिजिकल क्लासिफिकेशन वापस में इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये देखना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब अपन समझते हैं। अब आप सबको पता है कि आप लोग 10th में पढ़ के आए हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या डिफरेंस होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस? तो आप सबको पता है कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, फॉर एग्जांपल बोर्ड पे देखना फ्रेंड्स, क्या कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है सॉलिड का। फिर अपन बात करते हैं किसकी, लिक्विड की। क्या कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है लिक्विड का। नेक्स्ट, अब मैं बात करूंगा गैस की। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से फ्रेंड्स, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस है। तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनके बीच में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो जीरो होता है। सॉरी, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है किसमें, सॉलिड में। तभी तो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्या है, पास पास है। तो पास पास होने की वजह से एक क्रिस्टल फॉर्म में स्ट्रक्चर का फॉर्म कर रहे हैं। ये एक तरीके से क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसमें एटम्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट है, उसको बोलते हैं अपन क्रिस्टल फॉर्म, क्रिस्टल। फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं आइस की। तो आइस सॉलिड है, उसमें पार्टिकल्स एक क्यूबिक फॉर्म में, अगर आप जैसे कोई भी शेप वो गेन कर सकता है। तो जैसे अगर मैंने मान लो कि हम लोग अभी जैसे गर्मी के टाइम में आइस फ्रीज करते हैं, तो अपने जैसे कोई भी एक
पार्टिकल कोई भी सब्सटेंस ले लिया जिसमें हमने पानी को स्टोर किया, उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया, तो वो उसका शेप ले लेगा और एक जो भी शेप वो गेन कर रहा है तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं वाटर के वो एक डेफिनेट अरेंजमेंट में, फिक्स अरेंजमेंट में, तो इस तरीके से क्यों, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत पावरफुल अट्रैक्शन है, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन द पार्टिकल्स किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। फिर अपन बात करते हैं लिक्विड, तो लिक्विड में थोड़ा सा जो है अरेंजमेंट बिगड़ जाता है और जो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होता है, वीक, बट गैस के कंपैरिजन में क्या है, स्ट्रॉन्ग। इसलिए सॉलिड लिक्विड में एक क्रिस्टल, एक रेगुलर अरेंजमेंट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। फिर अपन बात करते हैं गैस की, तो गैस में इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है जिसको अपन बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स, इंट्रा का मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है बहुत ज्यादा वीक है, किसके बीच में, गैस में, इसलिए इसके पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज्यादा दूर दूर है, फार अवे है एक दूसरे से। तो ये पहला बेसिक डिफरेंस जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आप लोग पढ़ते हो 10th क्लास में कि सॉलिड का जो है मास भी फिक्स्ड है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। लिक्विड का जो है मास, ठीक है, अगर अपन बात करें इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होता है बट मास फिक्स्ड नहीं होता इसका, लिक्विड का। और गैस का ना इधर मास फिक्स है और ना ही वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है। तो ये चीज आपने पढ़ी है। नेक्स्ट चीज, सॉलिड के केस में अगर अपन बात करें तो सॉलिड जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू लिक्विड और गैस। लिक्विड थोड़ा सा अनस्टेबल है कंपेयर टू सॉलिड बट स्टेबल है कंपेयर टू गैस। और गैस का जो फॉर्म है वो सबसे ज्यादा हाईली क्या है, अनस्टेबल। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैस में। और अपन क्या बोल सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए, जो सॉलिड है, सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। आप कंप्रेस कर सकते हो क्या उसको? अगर मैं इस पे पिस्टन लगाऊं, बोर्ड पे देखना फ्रेंड्स, अगर मैंने यहां पे इस पर एक पिस्टन लगा दिया तो क्या ये पिस्टन डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि पार्टिकल्स पहले से ही एक रेगुलर अरेंजमेंट में, उनके बीच में हाईली फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, इसलिए वो इजीली मूव नहीं करेंगे। नेक्स्ट, लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है, थोड़ी बहुत, मतलब सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा है और गैस के कंपैरिजन में कम है। तो इसको अगर अपन यहां पर पिस्टन लगा दें तो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, क्या ये इस फॉर्म में आ जाएगा और पार्टिकल्स क्या आ गए, पास पास। गैस की बात करें, गैस में अगर मैंने पिस्टन लगाया है तो पार्टिकल्स और पास पास आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसकी होती है, गैस की, उससे कम लिक्विड की और सबसे कम सॉलिड की। फिर एक लास्ट, सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा हो गया, अभी अपन डिस्कस किया था सॉलिड का। फिर लिक्विड, और सबसे हाईली अनस्टेबल फॉर्म कौन सा है मैटर का, वो है आपका गैस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चीज है, अपन फिर पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक चैप्टर है आपका, यूनिट नंबर 11। अब इसका मतलब क्या था इक्विलिब्रियम, ध्यान से सीखना मतलब क्या है फ्रेंड्स। होता क्या है कि जो सॉलिड स्टेट है उसको अगर आप हीट करोगे, फॉर एग्जांपल आइस को मैंने हीट किया तो वो मेल्ट होगा, किसके अंदर कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। तो सॉलिड को हीट करने पर वो कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, लिक्विड में। फिर अगर मैंने लिक्विड को कूल किया, वाटर को कूल किया, तो क्या वापस आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको कूलिंग करने पर लिक्विड से वापस क्या बन गया, सॉलिड। हीट करने पर सॉलिड से लिक्विड, कूल करने पर लिक्विड से सॉलिड। एक ऐसी स्टेट जिसमें सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। क्या अचीव हो जाता है, इक्विलिब्रियम। फिर अपन बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड को हीट करने पर, लिक्विड को हीट करने पर अपन करेंगे तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, गैस। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, गैस।
और वापस गैस को अगर अपन कूल करेंगे तो वापस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और अगर ज्यादा कंप्रेस किया तो लिक्विड से अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड में। तो एक ऐसा एग्जांपल आपके माइंड में आता है जब अपन सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जा सकते हैं, तो आंसर आता है यस, ऐसा एग्जांपल है। कपूर को अगर अपन हीट करते हैं सॉलिड फॉर्म में होता है तो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। ठीक है, और उस गैस को अगर क्लोज कंटेनर में हाई प्रेशर दूं मैं तो वो वापस कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर, पहले लिक्विड में जाएगा फिर जाएगा किसके अंदर, सॉलिड में। ठीक है, तो ये जो कभी भी अगर आपको इस तरीके का साइन दिखे उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इसका इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि ऐसी रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में जा रही है, फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम। इतना क्लियर हुआ आपको? अब आगे अपन चलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। फ्रेंड्स समझना केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। मैटर सेम चीज जिसका मास होता है, वॉल्यूम होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको मैटर बोलते हैं। फिजिक दो पार्ट में क्लासिफाइड किया इसको, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल को वापस तीन पार्ट में डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस तरीके का एरो सीखा, बोथ डायरेक्शन में अगर रिएक्शन फॉलो हो रही है, प्रोसीड हो रही है, तो वो साइन है किसका, इक्विलिब्रियम का। अब अपन बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है अपन ने, एक प्योर मैटर और सेकंड मिक्सचर। ठीक है, आज अपन प्योर मैटर कवर करेंगे, मिक्सचर अपन कल नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। प्योर मैटर जो होता है उसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड्स। और मिक्सचर को दो पार्ट्स में, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन किया, डेफिनेशन नहीं बताई मैंने आप लोगों को, अब मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। मैटर दो पार्ट में, प्योर मैटर, मिक्सचर। प्योर मैटर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, मिक्सचर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब वापस आते हैं अपन किस पर, प्योर मैटर पर। तो प्योर मैटर का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, नाम से क्लियर हो रहा है, प्योर कहने का मतलब जिस कंपाउंड की बात करोगे, जिस मेटल की बात करोगे, जिस नॉन मेटल की बात करोगे, अगर सिर्फ और सिर्फ उसी के सब्सटेंस है तो वो है प्योर। सिंपल सी लाइन में इसकी डेफिनेशन, किसको हम फर्दर दूसरे प्रोसेसेस में हम उसको क्लासिफाई, दूसरे मेथड की हेल्प से दूसरे प्रोसेस में हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। प्योर मैटर का मतलब ये हुआ कि अगर अपन बात करें कि अगर एक बार गोल्ड है, प्योर फॉर्म में अगर अवेलेबल है, तो उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स किसके, गोल्ड के। कोई और अगर मेटल होता तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं होता, फिर वो क्या होता, मिक्सचर। इसलिए प्योर सब्सटेंस मतलब सिर्फ और सिर्फ उसी के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, अवेलेबल। नेक्स्ट चीज, अगर अपन मैं एक और एग्जांपल दूं, अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो इस मार्कर में ये एक तरीके से क्या है आपका, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अगर मैं बात करूं दो मेटल्स की, ठीक है, कॉपर और टिन, तो वो क्या हो जाएगा, मिक्सचर। बट एक पर्टिकुलर कंपाउंड की बात करूंगा जिसको मैं किसी भी मेथड से सेपरेट नहीं कर सकता, चाहे कोई भी मेथड हो, फिजिकल हो या केमिकल हो, तो उसको अगर हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक प्योर मेटल है। ठीक है, फिर एग्जांपल, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वाटर। फिर ग्लूकोज की बात करें अपन, तो ग्लूकोज के अंदर क्या है, फॉर्मूला क्या है इसका, C6H12O6। अब अपन बात करें इसके अंदर, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन। तो क्या अब ग्लूकोज को अपन सेपरेट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, C6H12O6। आप बोलोगे सर इसको डिवाइड तो कर सकते हैं, C1H2O1 डिवाइड कर सकते हैं, बट इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपन सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये एक तरीके से आपका क्या है, प्योर मैटर। फिर एग्जांपल लेते हैं अपन शुगर का, C12H22O11। क्या इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप किसी भी मेथड से सेपरेट कर सकते हैं क्या, तो आंसर आएगा नहीं कर सकते। तो इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में डिफाइनेट है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में डिफाइंड है, तो इसलिए ये क्या है, प्योर सब्सटेंस, प्योर मैटर है तरीके से। ठीक है, यहां तक का पोर्शन अपन ने कवर किया। अब अपन बात करते हैं, प्योर मैटर की डेफिनेशन पढ़ी, सिंपल सी लैंग्वेज में डिफाइन किया है,
जिसके अंदर केवल और केवल उसी पर्टिकुलर कंपाउंड या सब मॉलिक्यूल्स के सब्सटेंस हो, तो उसको अपन बोलेंगे प्योर मेटल। किसी भी मेथड से हम उसको डिफाइन सेपरेट नहीं कर सकते। फिर अपन बात करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स का मतलब ये हो गया जैसे गोल्ड, तो क्या आप इसको ब्रेक कर सकते हो? क्या आप लोग इसे कर तो सकते हैं, कर सकते हो, लेकिन क्या गोल्ड ऐसा थोड़ी ब्रेक होने के बाद सारे पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे? नहीं, ब्रेक करने के बाद भी गोल्ड हमेशा क्या रहेगा? गोल्ड ही रहेगा। तो ये है आपका क्या? एलिमेंट। सिल्वर एलिमेंट, आयरन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट। ऐसा तो नहीं है कि ऑक्सीजन को हम ब्रेक करते हैं तो ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगी कि आधी ऑक्सीजन आप ले लो, आधी ऑक्सीजन मैं ले लेता हूं, ऐसा नहीं होता। तो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, डेफिनेशन, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते और किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस की हेल्प से हम उसको कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एलिमेंट। तो आप बोलोगे सर यही तो आपने प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन बताई थी, तो एलिमेंट किसका पार्ट है? प्योर सब्सटेंस का ही तो पार्ट है एक तरीके से। नेक्स्ट, एलिमेंट्स को फर्दर ने 3 पार्ट से डिवाइड किया। फर्स्ट, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटल्स। यहां से क्वेश्चन शुरू हो जाता है अब आपके एग्जाम। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स? आप सबको पता है मेटल्स इज अ प्योर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉन मेटल? जो नॉन मेटल की अगर बात करें तो वो मतलब इसके अंदर फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते। तो ये जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंपैरिजन, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे? नॉन मेटल्स। मेटल्स हमेशा कौन सी फॉर्म में होंगे? सॉलिड। नॉन मेटल्स सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, सल्फर सॉलिड फॉर्म में होता है, ब्रोमीन लिक्विड। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस भी हो सकते हैं, बट मेटल्स हमेशा क्या होंगे? सॉलिड। मेटल्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है कि मेटल्स के अंदर जो है हम उसको अगर अपन हैमर की हेल्प से उसको ब्रेक करें तो वो इजीली क्या होता है कि वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। होती है कि वायर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती। ठीक है, तो अब अपन बात करें कि नेक्स्ट मेटलॉइड्स की। तो मेटलॉइड्स का मतलब ये हो गया जिसमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल्स की भी होती है। तो मेटलॉइड्स आर द दोज सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ। एग्जांपल, कोई 2 मेटलॉइड्स का एग्जांपल, तो ऑर्सेनिक AS एलिमेंट्स आपको पढ़ने हैं, एंटीमनी SB, बिस्मिथ भी क्या है? मेटलॉइड्स। तो ये आज अपने लेक्चर में कन्वर्ट किया। इसको आप लोग एक बार अच्छे से रिवाइज करना है आप लोगों को, ताकि फिर अपन फर्दर आगे मूव कर सकें। आप लोग एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए एक बार। फ्रेंड्स, एक और पॉइंट है, मेटल्स जो होती है सॉलिड स्टेट में, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? हाई। नॉन मेटल्स लिक्विड भी है, गैस भी है और सॉलिड भी है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू मेटल्स लेस है। और मेटलॉइड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों का इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट, मैंने आप लोगों से एक पॉइंट डिस्कस किया कि मेटल्स मेलेबल और डक्टाइल होती है। मेलेबल और डक्टाइल का मतलब ये है कि आपने जो है उसको ब्रेक किया तो वो वायर फॉर्म में कन्वर्ट होगी। ये मैं एक पॉइंट आप इसको करेक्ट कर लेना कि अगर मेटल्स को मैंने ब्रेक किया इसको हैमर की हेल्प से, तो ये वायर फॉर्म में इजीली क्या हो जाएगी? कन्वर्ट। नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल होती है और नॉन डक्टाइल होती है। इसको अगर आपने एक बार ब्रेक कर दिया तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी, फिर आप इसको वायर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस था मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। लास्ट पॉइंट वापस रिवाइज कर दूं, डक्टाइल और मेलेबल मतलब जिसको अगर आप इजीली मेल्ट कर सकते हो तो वो मेटल से, इजीली मेल्ट नहीं कर सकते नॉन मेटल है। वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो तो वो डक्टाइल है मतलब मेटल से, वायर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो वो नॉन मेटल।
ठीक है, ये आज का लेक्चर अपन इसको यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे क्या, मिक्सचर्स के बारे में, और इस पे प्रॉब्लम भी दूंगा आपको को। ठीक है, ऑल द बेस्ट।